तो अभी हम आए हुए हैं, जैसा कि आपको हमने कहा था कि वो जो बच्चे हैं जो मैट्रिक में उत्तीर्ण हुए उनको हमने बात करके आपको दिखाया। उसके बाद हमने वहाँ कहा था कि इनके ये जो एकलव्य है, इनके जो द्रोणाचार्य हैं, जो मार्गदर्शक हैं, इनके गुरु जी हैं, जिनको वो अपना प्रेरणा का स्रोत माने और उसको मान के वो तैयारी की और इनके विषय में उन्होंने कहा कि उनकी कारण आज वो इस मुकाम पे पहुँचे। तो सबसे पहले इनसे हम आपको परिचय कराते हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? पवन कुमार। आप के जो विद्यार्थी हैं वो गंगटा उत्क्रमित मध्य विद्यालय गंगटा से टॉप 5 में से आए हुए हैं, लगभग सब आप ही के स्टूडेंट हैं। तो इसमें क्या राज है? दिन प्रतिदिन मतलब कहें तो प्रत्येक वर्ष जब से आप क्लास चला रहे हैं, ऐसा विद्यार्थियों का कहना है कि गंगटा विद्यालय के जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हो रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होते जा रहा है फर्स्ट डिवीज़न का। क्या राज है इसका? सबसे पहले बताना चाहेंगे कि विद्यार्थी का जो अपना टैलेंट है वो सब में होता है और उस टैलेंट को बाहर निकालना ही सबसे मेन चीज़ होता है। और हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं और करना चाहते हैं और कर रहे हैं कि उसके अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है उसको बाहर निकाला जाए, बस। और कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके टैलेंट को बाहर निकालने का काम करते हैं, जिसके कारण आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं। यानी कि मिट्टी होता है, मिट्टी से बहुत सारी कलाकृतियाँ करके उसको बनाया जाता है। जो कुम्हार होते हैं जो बनाते हैं उसको, वही आप हैं जो उन बच्चों की जो अंदर है उसको आप बाहर निकालने का काम करते हैं और वही आज देखने को मिल रहा है कि पूरा सुगंध बिखेर रहा है। बस हम यही कहना चाहेंगे कि हर लड़के में, हर बच्चे में कुछ न कुछ टैलेंट होता है। मास्टर को बस एक ही चीज़ करना है, उस टैलेंट को ढूंढे और उसके टैलेंट को उसको बताए। जिस प्रकार आप देखे होंगे हनुमान जी क्या कहता समुद्र नहीं लांघने की बात कर रहे थे कि वो कह रहे थे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जामवंत ने उसके टैलेंट को पहचाना और जानते थे और उसी चीज़ को बताए कि नहीं, आप में वो हिम्मत है, आप कर सकते हैं। बस हम भी वही काम करते हैं जामवंत की तरह। उस हनुमान को पहचानते हैं, हनुमान की जो सही गुण है उसको दर्शाने का काम करते हैं, जिसके कारण आपके पास रिजल्ट दिखाई देता है। अच्छा, एक बात बताइए, आपके पास कुल मिला के इस वर्ष कितने स्टूडेंट थे मैट्रिक के? लगभग 10 के आसपास। 10 के आसपास। हाँ, आपकी कुछ स्टूडेंट कम था। इस बार स्टूडेंट कम थे, तो आपको पूर्व में ही पता चल गया था कि यही वो होनहार बच्चे हैं जो कि टॉप करने वाले हैं? देखिए, कुछ चीज़ तो दिखाई देता है और कुछ निकालना पड़ता है, क्योंकि हीरा तब तक हीरा नहीं माना जाता है जब तक कि उसको तराशा नहीं जाए, और तराशने के पश्चात ही हीरा का मूल्य अच्छा होता है, नहीं तो वो सिर्फ पत्थर के जैसा है। लेकिन हाँ, हीरा है तो ही तराशा जाएगा, पत्थर को तराश के आप हीरा नहीं बना सकते हैं। कुछ चीज़ें उसमें होती है, कुछ निकाला जाता है। तो यानी कि जो उस 10 विद्यार्थी थे आपके पास, उस 10 विद्यार्थी में कुछ बच्चे हीरा वास्तव में निकले और निखरे भी, और कुछ उस प्रकार से अपना प्रदर्शन नहीं दिखा पाए। तो थोड़ा सा परेशानी रहता है। कितना बच्चा आपके यहाँ से फर्स्ट डिवीज़न किया? कितना बाबा? तो अनुमानता कुछ आपको अगर अधिकतर बच्चा फर्स्ट किया है। अधिकतर बच्चा फर्स्ट डिवीज़न किया। एक बच्चा बता रहे हैं कि सेकंड डिवीज़न किया, 2 बच्चा। और लेकिन जो गंगटा विद्यालय है, सभी गंगटा विद्यालय से ही है, वो 10 के 10 गंगटा विद्यालय से ही है। और टॉप 5 में से जितना स्टूडेंट है, 4 बच्चा वो इसी संस्थान से वो पढ़ के गए हैं और यही उनके गुरु हैं जिनसे अभी हम बात कर रहे थे। और इन्होंने जितनी भी बातें कही उसको आपने सुना। और यहाँ पे देखिए कोटेशन भी लिखा हुआ है एक बोर्ड पे। ये आप प्रत्येक दिन लिख के रखते हैं? नहीं, हम नहीं लिखते हैं, हम बच्चे से लिखवाते हैं। हाँ, ये रेगुलर काम है, रोज़ बच्चा लोग लिखता है, रोज़ लिखता है। हाँ, रोज़ बच्चा लोग लिखता है इस चीज़ को, और उस चीज़ पे हम थोड़ा सा फोकस करवाते हैं, उस पर ध्यान दिवाते हैं और बताना चाहते हैं इसका मतलब क्या है और उसको जीवन में कैसे उतारा जाए। ये रोज़ का काम है। आप देख सकते हैं, हमारे छायाकार थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके दिखा दें इस कोटेशन को। ज्ञान ही वो गंगा है जिसमें सारे अज्ञानता को मिटाने की और ज्ञान की दीपक जलाने की क्षमता है। और ये कोटेशन जो दिए हैं वो मार्क जुकरबर्ग, जो कि आपके फेसबुक के फाउंडर हैं, उसके संस्थापक जो हैं, उनका ये कोटेशन है। और एक और जानकारी आपसे लेना है कि आप जो यहाँ पे कोचिंग संस्थान चलाते हैं, आपके पास जो विद्यार्थी आते हैं और स्कूल भी जाते हैं, ठीक है,
तो बिहार की ऐसी कहानी सामने आते रहती है कि जो विद्यालय, सरकारी विद्यालय है, वहाँ पे पढ़ाइयाँ नहीं होती है, स्थिति बदहाल है। तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? निश्चित तौर पे सरकारी विद्यालय में अभी थोड़ा सा स्थिति, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है, क्योंकि सबसे पहले टीचर का अभाव है। हम खुद भी उस फंडे में फंसे हुए हैं। 2012 से हम भी पास किए हुए हैं एसटीईटी, 2017 में भी पास किए हैं, 2019 में भी पास किए हैं, लेकिन आज तक बहाली नहीं हो पाई है। किसी न किसी कारण से पेच फंस रहा है। और सरकारी विद्यालय में सबसे बड़ा यही बात है कि वहाँ पे टीचर का अभाव है, जिसके कारण निश्चित तौर पे वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है। और उसके लिए सरकार तो जिम्मेवार है ही है। मेरा कहना है कि हमारा समाज भी उसमें जिम्मेवार है, क्योंकि समाज ऐसा कभी भी नहीं देखे होंगे कि समाज इसके लिए आंदोलन कर रहा है कि इस स्कूल में पढ़ाई हो या टीचर हो। हाँ, समाज को हमेशा देखिएगा कि कुछ अनाज के बारे में, पैसे के बारे में रोड जाम करता है कि कुछ पैसा मिले, रोड में पैसा नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। लेकिन कभी ये नहीं देखे होंगे समाज के लोगों के द्वारा कि ये आंदोलन किया जा रहा है कि स्कूल में सही पढ़ाई नहीं हो रहा है, टीचर का अभाव है, जो सुविधा होनी चाहिए वो उसका अभाव है, इसके बारे में नहीं। तो सरकार तो दोषी है ही, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन समाज भी हमारा दोषी है, ऐसा मेरा मानना है। कहीं ना कहीं समाज भी दोषी है, सरकार तो दोषी है ही, वो जग जाहिर है। इन्होंने जैसा कहा कि ये भी उस फंडा में फंसे हुए हैं। 12, 17, 19 हम 2019 एसटीईटी के जो अभ्यर्थी का आंदोलन लगातार चल रहा था, उसका भी हमने कवरेज किया है, उसको भी हमने दिखाया है कि उस पर उन सभी तमाम शिक्षकों पे जो आज कई बच्चे का भविष्य को उज्ज्वल कर सकते हैं, आज उनको आंदोलन करना पड़ रहा है, रोड पे अपना हक के लिए उतरना पड़ रहा है। और आम जो समाज जो है वो एक राशन कार्ड, एपीएल और बीपीएल के लिए धरना दे देगा, लेकिन कभी अगर शिक्षा का बात हो और कभी स्वास्थ्य का बात हो तो ये दोनों चीज़ पे जो है ना समाज कभी धरना नहीं देता। नहीं, कभी नहीं। ऐसा आप देखे होंगे, इतना जगह पे आप ये एडिटिंग का काम कर रहे होंगे तो जरूर देखे होंगे कि समाज इस लेके कभी धरना नहीं दिखा होगा, मेरा जहाँ तक अभी तक देखे हैं हम। और सबसे बात है कि समाज जब तक जागरूक नहीं होगा तब तक निश्चित तौर पर कोई भी राज्य, क्या कहा जाए, सीधा नहीं हो सकता या ठीक नहीं हो सकता। अभी हाल में ही देखे होंगे, इसके लेके आपको राजस्थान के कोई महाशय, कोई गोलोद नाम के हैं, वो भी असेंबली में बोले हैं इस चीज़ के लेके कि कैसे कैसे शिक्षा व्यवस्था का गड़बड़ हो रहा है। और ये निश्चित तौर पे शिक्षा का, यूँ कहा जाए, उसका विनाश की ओर जा रहा है। शिक्षा बढ़ नहीं रहा है, सिर्फ आपको दिख रहा है कि शिक्षा बढ़ रहा है, लेकिन हकीकत में देखिए तो बच्चे का जो अंदर का जो टैलेंट है वो घट रहा है। इसमें जो सबसे एक चीज़ और भी देखा जाए तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये बच्चे का टैलेंट को घटाता है। जैसा कि हम लोग बीएड के क्लास में पढ़े हैं, हम लोग बीएड में इस चीज़ के बारे में बहुत विस्तार से पढ़े हैं कि कौन सी परीक्षा पद्धति किस प्रकार होती है, किससे क्या लाभ होता है, किनको लाभ है। तो एक नंबरिया का जो आप लोग देख रहे होंगे, इसका चलन से जो है शिक्षा का मूलता जो है समाप्त हो रही है। आप देखेंगे बीपीएससी के बारे में, तो बीपीएससी में जब भी फाइनल एग्जाम होता है तो लिखित तौर पर होता है। आप ही बताइए, यदि आपको बीपीएससी में फाइनल एग्जाम में लिखित आपको ज़रूरत पड़ता है तो आम एग्जाम में एक नंबरिया की क्या इतना आवश्यकता है। हाँ, एक नंबरिया भी होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आधा ज़्यादा या आधा के आधा कर रहे हैं। इससे बच्चे में अंदर की जो टैलेंट है, अपनी तरीका के से लिखने का जो शैली है वो विकसित नहीं हो पाता है। बस बच्चा रटे रटाया चीज़ याद करता है, फलना करा जाए, वो चिल्ला करा जाए, अपना वो अंदर की जो भावना है वो नहीं निकाल पाता। यही चीज़ निकालवाने के लिए आप ग्रेजुएशन में काम करवाते हैं, बीपीएससी में काम करवाते हैं, यूपीएससी में करवाते हैं। इसका मतलब है कि आप ऊँचे लेवल पर अच्छा करना चाहते हैं तो नीचे क्यों बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। ये सरकार वस्तुनिष्ठ लगाने का एक ही मतलब है, सरकार को फायदा होता है, इसमें जल्दी उसका मूल्यांकन होता है। जो आप देख रहे हैं लगातार मूल्यांकन जो जल्दी हो पा रहा है आपका बिहार सरकार में भी, इसका भी मूल कारण यही है। ये हम लोगों को सिखाया गया है, मतलब बीएड के कोर्स में से सम्मिलित है कौन सी व्यवस्था परीक्षा की सबसे अच्छी होती है, हम लोग को लिखा गया, हम लोग पढ़े हैं। 2015 में हम बीएड किए हुए हैं। एक और बात बताइए, बिहार का शिक्षा व्यवस्था जो है वो इतना कहें तो लचीला पूरा हो गया है, उसका एक कहीं ना कहीं एक वजह और भी तो नहीं ना है कि जो शिक्षक हैं उनको गैर शैक्षणिक कार्यों में लगे। निश्चित तौर पे ये बात भी आपका कहना पूरी जायज़ है। हमारे भाई जी भी एक टीचर हैं जो भी यहाँ पे भी सेवा देते हैं, हमारे साथ भी काम करते हैं। जो अभी बच्चा आप टॉप की बात बता रहे हैं, उनमें उनका अभी पूरा सहयोग है, ज़्यादातर सहयोग उन्हीं का है। हम थोड़ा सा अब की बार कम कर सके हैं, तो उसमें वो हमारे घर में है, हम रोज़ उनको देखते हैं। 10 बजे निकलता है चिट्ठी कि 10 बजे आप आइए, 10 किलोमीटर दूर उनको बुलाया जाता है मीटिंग में। 10 बजे चिट्ठी निकलता है, 10 बजे ही बुलाया जाता है। उनका जो रहने का जगह है वहाँ से वो 10 किलोमीटर का फासला है जहाँ बुलाया जा रहा है। आप ही बताइए, निश्चित तौर पे वहाँ गैर कानूनी काम होगा कि नहीं? गैर तरीके से होगा। वो सिर्फ खाना नहीं कहता है, खाना
खाना पूर्ति की बात बोल दिया कि हाँ इतना बजे आपका मीटिंग हो गया, लेकिन हकीकत तौर पे देखिएगा तो उतना बजे मीटिंग नहीं होता है, क्योंकि आप चिट्ठी निकाले हैं 10 बजे और 10 बजे बुला रहे हैं, वो व्यक्ति 10 किलोमीटर दूर है। बताइए कौन से वाहन होगा जो उसको 1 मिनट में या 1 सेकंड में पहुंचा देगा 10 किलोमीटर। अब वो क्या तैयार ही थे? ऐसा भी तो नहीं है, कहीं जाने के लिए उनको तैयारी करना पड़ता है हर व्यक्ति का, तो कुछ न कुछ नहीं कुछ तो 10 से 15 मिनट तो लगेगा ही लगेगा, और वो चीज़ देखा जाता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सिस्टम में जो एक सिस्टम बना हुआ है वो सिस्टम इतना गैर लगता है कि उससे जो शिक्षक है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, और इतना प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि वो शिक्षा दे नहीं पा रहे हैं, उसमें उलझ के। सबसे पहले देखिएगा, शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्य में लगाया जाता है, उसके बाद शिक्षक को समय पे मूल्य नहीं मिलता है, उसका जो मेहनताना होनी चाहिए, जो भी पैसा निर्धारित किया गया है सरकार के द्वारा वो नहीं मिल पाता है, जिसके कारण शिक्षक अपने पैसे को जुगाड़ के लिए इस कार्य को छोड़ के पैसे के जुगाड़ और दूसरे में व्यवस्था में लगे रहते हैं। वो शिक्षक जो कोचिंग जो स्कूल में पढ़ाने वाले थे, उनको जितना समय स्कूल में देना चाहिए था वो वहाँ पूरा नहीं दे के उनका दिमाग हमेशा लगा होता है कि मेरे दुकानदार को क्या देना है, दूध वाले को कैसे देना है, 3 महीना बीत गया उसको कैसे पूर्ति करेंगे, मेरा बाल बच्चा क्या खाएगा, इसके सोच में लगे हुए हैं। अब बताइए जो व्यक्ति डबल सोच करेगा वो निश्चित रूप से किसी एक चीज़ पे फोकस कर पाएगा, यदि फोकस नहीं कर पाएगा तो वो क्या निकालेगा। इस सबसे बड़ा बात है, क्योंकि उसको समय पे नहीं होता। उसमें भी एक चीज़ देखिएगा, न्यूज़ चैनल वाला, देखिए हम ओरिजिनल अभी मेरे पास अभी सरकारी टीचर नहीं है, फिर भी हम दर्द समझ रहे हैं क्योंकि मेरे भाई जी उसमें हैं। तो वहाँ पे देखा जाता है कि 3 महीना के बाद पैसा मिला, किसी के 5 महीना के बाद पैसा मिला, और ढिंढोरा पीटा जाता है, जैसे लगता है खैरात बट रहा हो। पेपर में आता है मास्टरों को मिला सौगात, इतना दिन का वेतन। आप ही बताइए 6 महीने के बाद आप पैसा देते हैं, उसी का पैसा, और इसको सौगात किस प्रकार का आप कह सकते हैं? ये सौगात हुआ? ये तो उसके साथ नाइंसाफ़ी हुआ, उसको तो जलाना हुआ, उसको तो क्या कहता है नीचे दिखाना हुआ कि देखिए आपको 6 महीना में पैसा दिया जा रहा है। इससे आप क्या होंगे? मास्टर हैं आप, बेकार हैं, सबसे ज़्यादा बेकार आप हैं। जबकि आप जान रहे हैं शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण है, और शिक्षा को देने वाले को ही महत्वपूर्णता घटाई जा रही है। इससे आप ही बताइए उनके अंदर जो खलल पैदा होगा वो किस पे पड़ेगा? वो बच्चे पे पड़ेगा, उस समाज पे पड़ेगा, और समाज उसका भुगत भोगी है और भुगत रहा है। और ये इन्होंने जो बताया अभी कि जो शिक्षक को 3 महीने 4 महीने 6 महीने में पैसा मिलता है, वेतन मिलता है, और उसमें बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया जितने भी है, चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सब लोग उसको बड़ी ही धूमधाम से दिखाते हैं कि मिला सौगात, जबकि वो सौगात नहीं होता है जैसा इन्होंने कहा। तो हम इस पर कहना चाहेंगे कि वही मेन स्ट्रीम मीडिया, वो जो टीचर है वो 6 महीना के दरमियान में उनसे कभी नहीं मिलेंगे, कभी बात नहीं करेंगे कि उनके ज़िंदगी कैसी चल रही है। और हम लोग के जैसे पोर्टल वाले जो पोर्टल चैनल चला रहे हैं, आज इन लोगों से कहीं ना कहीं यही एक वजह है कि उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है कि हम लोग ज़मीनी तौर पे जाके और सभी चीज़ों को दिखा दें। जो प्रिंट मीडिया जो मतलब छोटे स्तर पे जो मीडिया में हैं और जो बड़े स्तर पे, वो सीधे सीधे उन्हीं का दिखाते हैं, उन्हीं की बात बताते हैं जो उनको सूट करता है या उनको द्वारा जो ऊपर लेवल पे जो कही जा रही है वही हो रहा है। और छोटे स्तर पे जितने भी मीडिया कर्मी हैं वो ज़मीनी हकीकत दिखाते हैं। इसके लिए हम ही देखे हैं कि छोटे स्तर पे मीडिया पे अभी जिनसे हम आपका ही हमने इंटरव्यू देखा, और एक बार देखा कि कोई दूसरे आदमी आप पे कुछ अलग तरह के भाव व्यक्त कर रहे थे, आपका इंटरव्यू देखा, और ये होता है, ये ज़रूर होता है, ये देखने को मिलता है। छोटे स्तर की मीडिया पे इस तरह की बात होती है क्योंकि ये ज़मीनी बात बताना चाहते हैं, घर से जुड़े हुए हैं, गांव से जुड़े हुए हैं, जो देखते हैं वही दिखाते हैं। और वो मीडिया में क्या होता है, एक बार उसका पहले प्रदर्शन होता है, जैसे नाटक नहीं खेला जाता है उस तरफ पूरी तरह से बताया जाता है कैसे से आपको बोलना है, ये करना है, वो करना है। आइए देखिए, जैसे ही आए डायरेक्ट भिड़ गए, भाई आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, भिड़ गए, अच्छा बैठिए सर आप यहीं पढ़ाते हैं, बैठिए आराम से नॉर्मल भाषा में। और वहाँ पर होता है कि एक फुल सेटअप तैयार किया जाता है, उसी सेटअप में काम होता है, इसीलिए उसमें इसमें बहुत अंतर होता है। और आप लोगों जैसे मीडिया को निश्चित रूप से दिक्कत होता है इस चीज़ में, हमने भी देखा है। इन्होंने सच कहा कि वो लोग जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो लोग वो दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं, हम लोग वो दिखाते हैं जो वास्तव में होता है। लेकिन आज मुद्दा वो नहीं था, आज मुद्दा था थोड़ा सा मुद्दा से हटे, क्योंकि ये जो गुरु हैं इन सभी एकलव्य का जिनसे हमने बात किया है, तो इनसे बात करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, और इनसे जानना ज़रूरी था कि उनके सक्सेस का आखिर राज क्या है, जो वो सभी विद्यार्थी बता रहे थे कि हमारे जो गुरुजी हैं उन्हीं का एक मेहनत है जो आज हम लोग इतना निखर पाए हैं। तो इन्होंने उस चीज़ को भी बताया,
और हम इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और कामना करेंगे कि ये इनके जो संस्थान है, इन संस्थान से और भी जो विद्यार्थी हैं और निखरे और अधिक से अधिक निखरे। अच्छा, एक और सवाल, ये गंगटा जो है नक्सली प्रभावित क्षेत्र बहुत ज़्यादा रहा है और आज के टाइम में शिक्षा के मामला में जो बढ़ रहा है, तो ये आने वाले समय के लिए क्या संदेश? हमें लगता है नक्सली क्षेत्र जितना लोग कहा जाता है उतना अब नहीं है। ऐसा कोई हमें तो नहीं दिखाई देता है कि नक्सल प्रभावित होने के कारण यहाँ के लोगों को दिक्कत हो रहा है। लगभग जो भी सुविधा जैसी होनी चाहिए जैसी हो रही है, मिला जुला के सब ठीक ठाक चल रहा है। उतना बोलना बढ़ा चढ़ा के कि हम गंगटा पूरी तरह से नक्सलवादी क्षेत्र है, ये हमें नहीं पचता है। लोगों का अपना अपना विचार इसमें। और रही बात, स्कोप कहीं भी है, बशर्ते आप कुछ करें। आप देख रहे हैं कि आजकल ग्रामीण में ही ज़्यादातर फैक्ट्रियां खुल रही है और शहर से देहात या यूँ का ग्राम की ओर लोगों का बहाव हो रहा है। अभी जो भी कंपनियां हैं वो हमेशा देखते होंगे शहर से बाज़ार में मार्केट खोज रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि हमें जो है गांव में भी पूरी व्यवस्था मिल सकती है। ऐसे भी कहा जाता है भारत गाँव में बसता है, भारत गांव में बसता है, पॉपुलेशन सबसे अधिक गांव की है, तो निश्चित रूप से बाज़ार जो है गांव में ज़्यादा मिलेगी। और जब गांव में बाज़ार मिलेगी तो हम जानते हैं कि किसी भी उत्पाद को खपत करने के लिए बाज़ार की आवश्यकता है, और उत्पाद जब खपत हो रहा है गांव में तो हम उत्पादन भी गांव में क्यों नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप निश्चित तौर पर, मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि गाँव में भी हम कुछ भी कर सकते हैं, वो जो हम शहर में करना चाहते हैं वो सारी व्यवस्था है। क्योंकि आज हर गाँव में बिजली है जो होनी चाहिए, ऐसा हमें लगता है। तो हमने यहाँ पे इनसे बात किया और आपको इनके जो विचार थे, जो बातें थी, वो आपको हमने दिखाया और बताया। धन्यवाद।